व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग कैश फ्लो के बड़े क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं एंड मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चंस कराऊंगा अगली 1 से 2 क्लासेस में। मतलब आज के बाद 1-2 क्लासेस और आएंगी और इन क्लासेस में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने सारे बेसिक्स मेरे साथ सीखे हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मेरे साथ बनाए हैं। आज से हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे और आज मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना, प्रैक्टिस करना और कैश फ्लो में इसी तरीके के सवाल आएंगे जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम 5 जनवरी से एक शानदार धमाका बच्चों के लिए लेके आने वाले हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी माय लास्ट वीडियो फॉर अकाउंट्स फॉर 2023। इसके बाद अब 2024 में होगा जो भी होगा एंड ऑल्सो आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक फॉर 3 डेज गाइस। तो 31st, 1st एंड 2nd 3 दिन पे मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी ऑन ब्रेक्स। 3rd से आई विल बी बैक और 5th को आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। तो स्टे ट्यून्ड, गेट रेडी फॉर दैट और हम जबरदस्त धमाका करने वाले हैं जैसा मैंने आपको बताया था। चलिए कैश फ्लो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। बड़े क्वेश्चंस ध्यान से समझेंगे और अपने 6 नंबर पक्के करेंगे। लेट्स बिगिन। तो गाइज विल स्टार्ट विद द फॉर्मेट। सबसे पहले हम इस तरीके से फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। इधर लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट और फिर इधर अमाउंट, ठीक है। ए लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम लिखेंगे बी जिसमें हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें हम लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आ गया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया। तीसरा कौन सा होता है बेटा हमारे पास? द थर्ड वन इज सी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है बच्चा। अब देखो आपको मैंने तीनों अलग अलग समझाए हैं, तीनों का मतलब भी समझाया है, तो बड़े ध्यान से समझ लो। इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी 2 चीजें आती हैं? फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, है ना। ये आपको एग्जाम में लिख के नहीं आनी है, सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है शेयर कैपिटल एंड लोन्स। लोन्स में मेनली डिबेंचर्स, है ना। अच्छा, और ऑपरेटिंग में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले चाहिए वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्लीज फुल फॉर्म यूज करना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर नेट प्रॉफिट से मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आना है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्लीज फुल फॉर्म लिखना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके। और यहां पे हम लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की एंड देन हम आंसर कर देंगे। तो ये बच्चों बेसिक फॉर्मेट है जो आपको जाते एग्जाम में सबसे पहले बना लेना है, ठीक है। सबसे पहला काम यही करना है, ये फॉर्मेट रेडी करना। वंस आपका ये फॉर्मेट हो गया उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ना चालू करो, ठीक है। आओ आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बड़े ध्यान से देखेंगे। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 2 साल का डेटा हमेशा से दिया रहेगा आपको, 19 एंड 20। आपको कंपेयर करना है कि दोनों साल में कितना कैश आया है या कितना कैश गया है, ओके। अब देखो यहाँ पे लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। लायबिलिटी साइड में बच्चों 4 नोट्स हैं। नोट्स जब भी दिए होते हैं तो नोट्स का डेटा नीचे होगा ऐसे, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, ठीक है। तो नोट्स का डेटा ऐसा नीचे होता है और लास्ट में एडजस्टमेंट्स होती हैं। ये एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो सब 2-2 जगह पे जाती हैं, ये आपको पहले से पता है और आपको याद रखना है कि किस किस चीज पे एडजस्टमेंट है, ओके। तो देखो एडजस्टमेंट डिबेंचर पे है और मशीनरी पे है, तो ठीक है। ये एसेट्स का है, ये लॉन्ग टर्म लोन का है, इसको हम अभी देख लेंगे। चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज से क्वेश्चन को पढ़ना, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है बच्चों हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? क्या ये ऑपरेटिंग का है, इन्वेस्टिंग का है, फाइनेंसिंग का है? बच्चों शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना, फाइनेंसिंग का पार्ट है। अब देखो शेयर कैपिटल पिछले साल कितना था? 2 लाख।
और इस साल कितना है 2,50,000। शेयर कैपिटल बढ़ गया, खुद से तो नहीं बढ़ सकता, इसका मतलब नए शेयर इशू करे होंगे, है ना। कितने, 2 लाख से 250 तो 50,000 के शेयर हो गए। तो जल्दी से लिखो, फटाफट से लिखेंगे हम लोग यहां पे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 50,000। बच्चों अगर कम हो जाता है तो माइनस में आएगा और हम लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, अच्छा सर, डन हो गया सर, ये तो मुझे समझ में आ गया कि बढ़ गया तो मैंने इशू ऑफ शेयर्स लिख दिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो, 10 बार बोल लो, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू एनपीबीटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू एनपीबीटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू एनपीबीटी, रिजर्व 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 एंड सरप्लस इज इक्वल टू एनपीबीटी। बेटा बोलना है, नहीं बोलोगे तो पाप लगेगा। रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू एनपीबीटी, रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू एनपीबीटी। हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस एनपीबीटी में जाने वाला है। नोट नंबर 1 में क्या लिखा है, नोट नंबर 1 में है हमारे पास बाबू जनरल रिजर्व। अब देखो यहां पे यूजुअली आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी दिया होगा, इस क्वेश्चन में नहीं है, ये एक कोइंसिडेंस है। नॉर्मली आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी होगा और जनरल रिजर्व भी होगा। अभी फिलहाल यहां पे नहीं है, तो बस हम लोग ये देख लेंगे कि ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हुआ। 50 से 70, 50 से 70 हो गया, तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हुआ, 20,000 हो गया या नहीं हो गया। 50 से 70 तो ट्रांसफर टू रिजर्व 20,000। तो देखो हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक नोट बनाते हैं और उसमें बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT। और NPBT कैलकुलेट करने का क्या चीज मैंने आपको लिखवाई है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट। तो आपको नॉर्मली इसके अंदर ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर P&L का बैलेंस होगा, अभी नहीं है तो इसको खाली छोड़ दो। ट्रांसफर टू रिजर्व 20,000 है, तो बस यही फिलहाल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 20,000 रुपए फिलहाल हम इसमें लिख के छोड़ देंगे, बाकी आइटम्स भी आ जाएंगी, उसको लिख लूंगा तो फिर एनपीबीटी का फाइनल वैल्यू पता चलेगा। ओके, तो ध्यान रखना रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा एनपीबीटी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। डन सर, ट्रांसफर टू रिजर्व हमने यहाँ पे लिख दिया। सर अब हमारी पहली आइटम यानी पहला हेड कंप्लीट हो गया है। हाँ जी बच्चों, ये शेयर होल्डर्स फंड्स हमने कर लिया, शेयर कैपिटल भी देख लिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी देख लिया। नॉन करंट लायबिलिटी नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या है, देखो 12% डिबेंचर्स। सर डिबेंचर कहाँ जाएंगे, डिबेंचर्स लोन, फिर फाइनेंसिंग में जाएगा, है ना। बस दिमाग में लाना है कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है। फाइनेंसिंग में जाएगा तो डिबेंचर पहले कितने थे, सर पिछले साल थे 1 लाख, अभी हो गए हैं 80,000। 1 लाख से 80,000, दिमाग लगाओ, सोचो मेरा लोन था 1 लाख का, अभी मेरा लोन 80,000 हो गया, कम कैसे हो गया, पे कर दिया होगा, है ना। तो हम लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स 20,000 रुपए, रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स 20,000 रुपए, ये हमने कर दिया माइनस। रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स ये हमने माइनस कर दिया। डन है सर, ठीक है सर, ये भी मुझे क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है सर, उस पे एडजस्टमेंट भी था, हाँ लास्ट में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया। देन सर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज बच्चे एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी कहाँ होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और याद रखो करंट लायबिलिटी में सीधा सीधा रिश्ता, बढ़ी तो आप भी प्लस कर दो, कम हुई तो आप भी माइनस कर दो। करंट एसेट्स में रिवर्स, ठीक है, ये दिमाग में सेट रखना। ट्रेड पेबल नोट नंबर 3, ट्रेड पेबल नोट नंबर 3 क्रेडिटर्स हैं और बीपी है। क्रेडिटर 40 से 60 हो गया, बढ़ गया 20,000 से, तो हम भी बढ़ा देंगे। 20,000 से बढ़ गया तो हम यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर ऐड होगा। 20,000 रुपए से बढ़ गया तो मैं भी बढ़ा दूंगा, बढ़ा दिया सर। उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन क्रेडिटर हो गया। बिल पेबल, बिल पेबल बच्चों पहले 20 अब 1 लाख, ये भी बढ़ गया। 20,000 से 1 लाख 80,000 से बढ़ गया, ये भी बढ़ गया 80,000 रुपए से, तो ये भी ऐड कर दो।
इंक्रीज इन बिल पेबल 80,000 रुपीज से ये भी बढ़ गया है। 20,000 से 1 लाख हुआ ना बच्चों, 80,000 रुपये हमने ये भी ऐड कर दिया। चलो सर डन। उसके बाद क्या है, नोट नंबर 3 में तो यही था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रेड पेबल हो गया। अदर करंट लायबिलिटी का नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, नोट नंबर 4 में है सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी अदर करंट लायबिलिटी। ये कम हो गया 25 से 20, कम हो गया तो माइनस कर दो। 25 से 20 कम हो गया तो आप भी लेस कर दो, लेस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपये कम हो गया तो हम भी कम कर देंगे। तो याद रखो करंट लायबिलिटी में बेटा सीधा सीधा हिसाब किताब चलना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों चेक करो जरा, हमने लायबिलिटी साइड पूरा एडजस्ट कर दिया। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस एनपीबीटी में जाएगा हमेशा, नॉन करंट लायबिलिटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी, करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी। डन हो गया, डन सर। अब चलते हैं एसेट्स में। एसेट्स में बच्चों सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स नोट नंबर 5। आओ देखे जरा नोट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। नोट नंबर 5 में अब बच्चों देखो मशीनरी भी है, प्रोविजन फॉर डेप भी है। मशीनरी भी है और प्रोविजन फॉर डेप भी है। जब भी दो चीजें होंगी तो दो अकाउंट बनेंगे। नोट नंबर 2 मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। बनाओ जल्दी से। नोट नंबर 2 वो नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 इसके अंदर हम एक तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी सर, ये बना दिया हमने मशीनरी अकाउंट, और एक हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। एक हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। आओ चेक करते हैं अब हमारे पास कितना कितना बैलेंस दिया हुआ था। मशीनरी का दिया हुआ था बच्चों 2 लाख और 2,60,000। प्रोविजन है 50 और 60। अब बेटा इसको नेगेटिव देख के कुछ कंफ्यूज मत होना, ये इसमें से माइनस होता है इसीलिए नेगेटिव है, बाकी इस नेगेटिव का कोई रेलेवेंस नहीं है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो प्रोविजन फॉर डेप अगर नेगेटिव में दिया हुआ है तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, उसका आपको कुछ नहीं करना, ओके। बस आप बैलेंस देखो, 2 लाख और 2,60,000, 2,60, 50 एंड 60, 2,60,000 ओपनिंग क्लोजिंग, इसमें 50,000 एंड 60,000 ओपनिंग क्लोजिंग। बच्चों प्रोविजन का ओपनिंग इधर आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग इधर आता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है ये हो गया। और इधर लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आ गया बच्चे, देखो मशीनरी आ गया और प्रोविजन फॉर डेप आ गया। अब इस पे बेस्ड कुछ एडजस्टमेंट थी, आओ एडजस्टमेंट चेक करते हैं जल्दी से। एडजस्टमेंट नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 30,000। अब बेटा यहाँ पे मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। देखो बुक वैल्यू इसका 30,000 रुपए है। अब देखो बुक्स में जो आपका एसेट दिख रहा है वो एक्यूमुलेटेड डेप माइनस होके दिख रहा है ना। देखो जो आपका बुक्स में एसेट है, जैसे आपका ये एसेट है तो बुक्स में वैल्यू ये है 1,50 और 2 लाख। तो ये वैल्यू क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये इसकी बुक वैल्यू है, राइट। तो हमारे पास एक मशीन जिसका बुक वैल्यू 30 है, बुक वैल्यू 30 का मतलब है बेटा कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, राइट। 30,000 रुपए का मशीन वो बिका है, 30,000 का मशीन was sold at a loss of 50%, 50% के लॉस पे। तो 30,000 का 50% यानी 15,000 का लॉस हो गया। तो ये कितने का बिका, 15,000 में ही बिक गया, ठीक है। अगर यहां पे लिखा होता बेटा अ मशीनरी विद अ कॉस्ट ऑफ 30,000, अगर कॉस्ट लिखा होता तो 30 में से पहले ये 10,000 का प्रोविजन हटाना पड़ता, तो इसका बुक वैल्यू 20,000 निकल के आता। दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे? ध्यान रखना, अगर कॉस्ट लिखा है तो कॉस्ट में आपको कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप टोटल उसका हटाना पड़ेगा, राइट। और अगर बुक वैल्यू लिखा है
इट मीन्स उसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है सारा का सारा, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ 30 वाला 15 में गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। 30 वाला 15 में गया, आओ लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बाय बैंक 15,000 में ये बिका, ठीक है। बाय लॉस, जो भी इस पे लॉस हुआ है, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये वैल्यू आ गया 15,000 का हमारे पास लॉस हुआ है। और इसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 10,000 रुपये, ये भी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब सर यहाँ पे भी तो आना चाहिए, एक एडजस्टमेंट दो जगह जाता है, हाँ जी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यहाँ आता है टू मशीनरी अकाउंट 10,000 रुपये। तो आपका करंट ईयर का डेप्रीसिएशन निकल आएगा यहाँ से बैलेंस में, बाय डेप्रीसिएशन ये बैलेंस में निकलेगा बच्चों। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, करंट ईयर का डेप दिया है तो ये बैलेंस में निकाल देना, ये दिया है तो ये बैलेंस में निकाल देना। तो 70 माइनस 50, 20,000 रुपीज का तो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन आ गया, ठीक है। और इधर अगर देखा जाए तो 260 और 40, 3 लाख, 3 लाख में से 2 लाख जाएगा तो 1 लाख रुपीज यहाँ वैल्यू आ जाएगा, 1 लाख रुपीज यहाँ वैल्यू आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे टू बैंक, दैट इज परचेज। चलो सर जल्दी से फटाफट से पोस्टिंग करवा दो अब इसकी। सर पोस्टिंग कैसे करते हैं, आओ बच्चों। ये बैलेंस तो कहीं नहीं जाता, ये कहीं नहीं जाएगा बैलेंस, ठीक है, ये कहीं नहीं जाना, ओके जी। ये बैलेंस कहीं पोस्ट नहीं होगा, हाँ जी सर। एक्यूमुलेटेड डेप अपने आप दो जगह आ गया, एक ये रहा 10,000, एक ये रहा 10,000, ये अपने आप दो जगह आ गया। आओ पहले सेल परचेज पोस्ट कर लेते हैं। सेल 15,000, परचेज 1 लाख, सेल 15,000, परचेज 1 लाख। कहां जाना चाहिए बच्चों, एसेट बिका है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ मशीनरी 15,000 बिकी तो पैसा आया, परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख रुपए खरीदी तो पैसा गया, ठीक है। माइनस में इसलिए लिखा क्योंकि खरीदी तो पैसा गया आपके पास से, ओके। इस चीज का ध्यान रखना है। सर सेल परचेज भी पोस्ट हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, सेल परचेज भी पोस्ट हो गया। यहां बचा स्टेटमेंट ऑफ P&L, लॉस, जो लॉस हुआ, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। दोनों ही नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। 15,000 का लॉस हुआ और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आया था, 20,000 रुपए। हाँ देखो, ये 15 का लॉस और 20,000 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये दोनों नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर ऐड होते हैं। ऐड करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर 20,000 रुपए एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आया, 15,000 रुपए। देखो बच्चों, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस हम लोग ऐड करके चलते हैं, तो इसका खास तौर पे ध्यान रखना है आपको किस तरीके से चीजें लिखनी है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। डन सर। सर हमें ये तो समझ में आ गया बढ़िया तरीके से कि किस तरीके से ये लिखना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है मुझे, उसके बाद बच्चों मुझे इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 6, इंटेंजिबल एसेट का ट्रीटमेंट ध्यान रखना। गुडविल, गुडविल 10,000 से 2,000 कम हो गया, कम हो गया तो क्या मानते हैं, राइट ऑफ। कम हो गया तो राइट ऑफ, राइट ऑफ कहाँ लिखना है, यहीं ऑपरेटिंग में। गुडविल राइट ऑफ ऐड करेंगे, नुकसान हुआ ना नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, 10 से 2 हो गया तो 8,000 रुपए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अगर यही बढ़ जाता बच्चों तो हम परचेज ऑफ गुडविल मानते, वो फिर इन्वेस्टिंग में लिखते। सही है, इसको भी आप जल्दी से लिख के चलो अपने पास साथ साथ। तो गुडविल रिटर्न ऑफ या गुडविल अमोर्टाइज्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप इसको। डन है सर जी, ये भी हो गया। चलो जी, क्या क्या करा हम लोगों ने, ये एसेट्स में ये भी कर दिया। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब होता है कि आपने लोन दिया हुआ है ना, पहले 1 लाख, अब 1,30,000 बढ़ गया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर बढ़ जाता है सर, तो इस केस में आपको क्या करना है, इसको एक बार दिमाग लगाओ फटाफट से अपना। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आप कहाँ पे लिखोगे, फटाफट से सोचो। पैसा दिया आपने, है ना, तो इन्वेस्ट कर दिया एक तरीके से, तो हम लिखेंगे लोन एडवांस्ड। हमने लोन दे दिया, 30,000 रुपए आपके पास से पैसा चला गया।
इन्वेस्टिंग में ही लिखा जाता है बेटा। यही आता है ना, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। आपने लोन दिया तो वो भी यहीं पे आएगा। डन सर। सर कम हो जाता तो पैसा आ गया था, प्लस में लिख लेते। अब आ रहे हैं बच्चों करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास रिवर्स उल्टा रिलेशन चलेगा, है ना। इन्वेंट्री 70 से 90 बढ़ गया 20,000 से, तो माइनस करेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री यहाँ पे लेस करेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000 रुपये से बढ़ गया तो हम लेस कर देंगे। उसके बाद क्या है बेटा जी हमारे पास, उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या करना है सर, 40 से 60, ये भी बढ़ गए हैं तो हम माइनस करेंगे, 20,000 रुपये माइनस करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000 रुपये हम ये भी माइनस कर देंगे। डन सर, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी हो गया। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये तो सबसे लास्ट में एडजस्ट करना होता है, इसका कोई काम नहीं है, ध्यान रखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कुछ नहीं करना। देखो पूरा बैलेंस शीट कर दिया, सारी लाइबिलिटीज कर दी, सारे एसेट्स कर दिए। ये मेनली पार्ट जो था वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गया। बस गुडविल अगर राइट ऑफ होता है तो ऑपरेटिंग में, नहीं तो वो भी परचेज है तो इन्वेस्टिंग में। करंट एसेट सेपरेटली एडजस्ट होते हैं। नोट्स देखो रिजर्व कर दिया, डिबेंचर कर दिया, डिबेंचर का एडजस्टमेंट रहता है अभी। क्रेडिटर बीपी कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सब कर दिया। डन सर। अब इस पे आओ, देखो डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च। आओ सर, इसका थोड़ा सा मैं अब आपको इंटरेस्ट के बारे में समझा दूं। देखो बच्चे, मेरे पास यहाँ पे ना साल के शुरू में डिबेंचर 1 लाख के हैं, साल के लास्ट में 80 के हो गए हैं। साल के शुरू में डिबेंचर 1 लाख के हैं, साल के लास्ट तक 80,000 के हो गए हैं, ठीक है। और इन पे जो ब्याज है वो कितना परसेंट का है, जो ब्याज है सर वो 12% का है। 12% इन पे इंटरेस्ट है, ओके। अब क्वेश्चन में ये दिखा हुआ है कि जो डिबेंचर रिडीम हुए हैं वो लास्ट में रिडीम हुए हैं। लास्ट का मतलब जो पेमेंट हुआ है वो बिल्कुल यहां हुआ है। तो बेटा अगर पेमेंट लास्ट में हुआ तो आपका उस पे ब्याज तो पूरे साल का बैठता है ना। अगर पेमेंट लास्ट में हुआ तो 1 लाख का लोन पूरे साल रहा, तो पूरा 1 लाख पे 12% ब्याज हमारे पास कितना बैठ जाएगा, 12,000 रुपए। तो पूरा का पूरा बच्चों 12,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो हम पे करेंगे। अगर सर यहाँ पे लिखा होता कि रिडेम्पशन शुरू में हो गया, फिर लिखा होता शुरू में तो शुरू में मान लेते, फिर 1 लाख में से 20,000 अगर शुरू में ही पे हो गए, 80 बचे, 80 पे देते फिर हम इंटरेस्ट। और सर अगर कुछ भी ना लिखा हो फिर क्या करना है, फिर हमारी वही अजम्पशन की लास्ट में हुआ, ठीक है। डन सर, समझ गए। तो 1 लाख पे 12%, 12,000 रुपए का ब्याज बैठता है। ब्याज कहाँ आएगा सर, यहाँ पे लोन से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000 रुपए बेटा, यहाँ माइनस, एडजस्टमेंट है 2 जगह जाएगा, नीचे माइनस होता है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में प्लस होता है, यहाँ ऐड होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ओके। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000 रुपए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखो सारी एडजस्टमेंट 2 जगह आ गई है ना। एक्यूमुलेटेड डेट अपने आप 2 जगह आ गया था दोनों अकाउंट्स में, राइट। जो लॉस था वो भी 2 जगह आ गया अपने आप, हर चीज 2 जगह आपने पोस्ट करी है। डन सर। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट ले लें बस अब, हाँ जी। और कुछ दिया नहीं हुआ, ना कोई इंटरिम डिविडेंड, ना प्रपोज डिविडेंड, ना प्रोविजन फॉर टैक्स। तो एनपीबीटी 20,000 आ गया बच्चों। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 20,000 रुपये आ गया। इसको आपको बिल्कुल यहाँ पे लिख देना है। चल जा भैया, क्या बात हो गई, ठंड लग गई। 20,000 रुपए का बेटा एनपीबीटी आ गया। चलो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो सर। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा, 20 एंड 20 40 सब ऐड वाली आइटम्स हैं, ठीक है। 40 एंड 15 55, 20 एंड 20 40 55, 55 एंड 12 65, 67 67 एंड 8 65, 67 एंड 3 70 75,000, 75,000 तो ये आ गया बच्चों, ओके। अब यहां पे देख लो 80 और 20 1 लाख पॉजिटिव और 45 नेगेटिव। तो 1 लाख में से अगर मैं 45,000 हटा दूं तो 55,000 ही आ जाएगा, 55,000 ही आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनल टैक्स तो आया नहीं, तो मेरे पास फाइनल कितना वैल्यू आया, 75 प्लस 55। तो बच्चों 75 और 55 हो जाता है हमारे पास 130। चेक कर लूँ मैं एक बार भाई, पता नहीं चलता, तुम 1 मिनट में बोलोगे गलत कर दिया। 75 और 55 130, हाँ जी सर। तो
तो 130 मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया, पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरे पास जगह कम है, लो सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच्चों 130 आ गया। ऑपरेटिंग का आंसर 130। सर इन्वेस्टिंग बेटा जी मुझे नेगेटिव आता दिख रहा है, 130 नेगेटिव का है और 15 पॉजिटिव का है, 1,15,000 नेगेटिव, इसको बाहर कर दो, 1,15,000 नेगेटिव, इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कभी भी नेगेटिव आए तो बच्चों कैश यूज्ड, ठीक है। ये भी वैसे पहले यहाँ दिखाना फिर यहाँ दिखाना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने वैसे डायरेक्टली बाहर लिख दिया। फाइनेंसिंग चेक करेंगे बेटा, फाइनेंसिंग में तो पॉजिटिव दिख रहा है, 20 और 12, 32 नेगेटिव का है और 50 पॉजिटिव का है, तो 50 माइनस 32 18,000, 18,000 पॉजिटिव का बेटा बाहर आ गया, इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको करना है नेट कैश कितना आया आपके पास, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी कर दो, करो जरा टोटल, देखो 130 और 18, 148, 148 माइनस 115, 148 माइनस 115, 33,000 पॉजिटिव का मेरे पास यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी आ गया। ये स्टेप्स प्लीज ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग करने के बाद A प्लस बी प्लस सी करना है। आ गया 33। अब क्या करना है इसके अंदर बेटा जी, इसके अंदर आपको जोड़ना है, आजा यार, इसके अंदर आपको जोड़ना है ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था सर, देखो पिछले साल का कैश कितना था मेरे पास, पिछले साल का कैश था 65, है ना, और साल के लास्ट में हो गया 98। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास साल के शुरू में 65 है और लास्ट में हो गया 98, तो बताओ साल के बीच में कितना पैसा कमाया हमने, तो आंसर आएगा ना 33 कमाया। देखो 33 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसमें ओपनिंग जोड़ूंगा मैं 65, तो वैल्यू कितना आ गया 789, 98,000, 98,000 बच्चों मेरे पास वैल्यू आ गया। ये 98 क्या है, दिस इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 98,000 क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो A प्लस बी प्लस सी हमने तीनों का सम करा तो ये वैल्यू आया था। इसमें आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ना है, इसको आपको प्लस करना है, तो इससे क्या आंसर आएगा क्लोजिंग के बराबर। अगर क्लोजिंग के बराबर आ जाता है तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। दिस इज हाउ बच्चों हम कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन बनाते हैं। अगर तुम लोग पहली बार कर रहे हो तो तुम लोग को थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि लेंदी है या कुछ है, बट ट्रस्ट मी ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तुमने प्रैक्टिस करी, जहां तुमने 5-7 क्वेश्चन करे तो तुम्हें लगेगा यार अरे कुछ भी नहीं है, ये तो फटाफट हो जाता है। तो इसी तरीके का चैप्टर है, बहुत ही एक तरीके का प्रोसीजरल सा चैप्टर है। प्रोसेस को फॉलो करते जाओ, एंट्रीज फिल करते जाओ, सारा काम हो जाएगा। आज वाले क्वेश्चन को कृपया करके 2 से 3 बार करके देखें। 2 से 3 बार करें। मैं आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप जल्दी से ले लो। अगर आपके पास सीबीएसई सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, खुद करके देखना। फिर सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर थर्ड पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देन नोट्स, उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, सही है। तो ये है हमारे पास कैश फ्लो का क्वेश्चन। आई एम वेरी मच होपफुल आपको समझ में आएगा। इसको 2-3 बार करके देखो, जहां अटक जाओ वीडियो दोबारा से प्ले करके दोबारा से चला के देखो। अगला क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा नए साल में तो तुम्हें मजा आ जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया कैश फ्लो का क्वेश्चन करने में। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।